दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त स्वस्थ होइएगा। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं पुष्प के संरचना यानी फूल के बारे में सारा के सारा जो है जानकारी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पुष्पीय पौधे में जो है लैंगिक जनन होता है, यानी वह पौधा जिसमें फूल उगता है उसमें लैंगिक जनन होता है। हम इसके अनुसार यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पुष्पीय पौधे में, यानी ये क्लास 10th में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और ये 12th में भी आता है, दोनों में काम दे सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसके क्या क्या जो पार्ट है वो उसके बारे में जो है हम शानदार तरीके से यहाँ पर जिक्र करते हैं। आप लोग देखते हुए चलिए शानदार तरीके से। बस इसके लिए आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फूल के बारे में सारा के सारा जानकारी, ठीक है। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, लैंगिक जनन कहने का मतलब है कि उसमें नर वाला पार्ट भी होगा, मादा वाला भी पार्ट होगा, समझ रहे। नर और मादा दोनों ही पार्ट प्रेजेंस होता है, तब उसमें जो है कौन सी जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो पुष्पीय पौधे में नर और मादा दोनों ही पार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चले और यहाँ पर देखिए, तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट है बच्चों, यहाँ पर जो आपका सबसे पहले हम नीचे से उठाते हैं ऊपर में जाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले जिसको हम जो फूल पकड़ते हैं ना, हम फूल के सामान्य तौर पर पुष्प के सामान्य तौर पर 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग होते हैं फूल के सामान्य तौर पर, ठीक है। कहेंगे कौन कौन भाग होता है, तो पहला भाग का नाम हम देते हैं बाह्य दल। पहला भाग का नाम क्या देते हैं बच्चों? यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझेंगे, पहला दल का नाम होता है बाह्य दल, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो जिसको हम यहाँ पर सेपल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। जो हरा वाला जो पार्ट होता है वह बाह्य दल है। कौन सी दल है? बाह्य दल, जिसको हम कहते हैं जो जिस पर मतलब कि ये तब पुष्पासन हो गया, यहाँ पर बैठने वाला, बैठ कर जो हरा हरा जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे झपका हुआ रहता है, निकला हुआ, ठीक है, पत्ती, उसको हम क्या कहते हैं? पत्ती नहीं बल्कि जो बैठ कर और पुष्पासन से जो पत्ती टाइप में जो ऐसे निकलता है छितरा हरा वाला पार्ट, वो क्या है? यहाँ पर बाह्य दल होता है, यानी पेटल होता है, सेपल होता है। क्या होता है? सेपल। अब देखिए ये पहला भाग हो गया आपका फूल का संरचना में देखिएगा, तो ये फूल का ये पहला भाग हो गया। अगर हम फूल के दूसरे भाग की बात करते हैं तो ये है पंखुड़ी। दूसरा भाग क्या है फूल का? पंखुड़ी। यह अलग अलग रंगों में हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ठीक है, पीला भी हो सकता है, जैसा फूल होगा वैसा जो हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग बाह्य दल है, दूसरा भाग जो है आपका दल यानी पंखुड़ी है। और पंखुड़ी देखिए ये जो लाल वाला पार्ट जो पंखुड़ी है, ये सब जो है पंखुड़ी है आपका दल, ठीक है। पंखुड़ी जो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है और अलग अलग फूलों में अलग अलग रंगों का हो सकता है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तीसरा, तो ये होता है थर्ड पार्ट। तीसरा जो भाग है पुंकेसर होता है और ये मेल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। मतलब कि आप कहेंगे ये कौन सा जनन अंग है, तो कहेंगे ये जो है नर जनन अंग है पुंकेसर। किस में? फूल में। फूल में जो है पुंकेसर ये नर जनन अंग होता है। ध्यान रहे ये पुंकेसर जो है ये नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। इस बात को आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुंकेसर, और पुंकेसर के अंतर्गत ही आपके पास आता है तंतु और परागकोश, यानी तंतु और परागकोश को मिला करके हम पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट आपके पास है पुंकेसर। तो कहेंगे यहाँ पर तंतु क्या है? जैसे फूल के जो, जैसे गुलाब का आप फूल ले लीजिएगा और यहाँ पर जो पतले पतले जो फिलामेंट की तरह जो है तंतु की तरह इस टाइप में जो ऊपर ऐसे ऐसे जो निकला होता है और इस टाइप में जो छितराया रहता है और जो है डंडी एकदम पतले पतले करके निकलेगा, उसको हम कहते हैं तंतु, ठीक है।
जिसमें से बहुत सारे जो है फूल जो है झड़ता रहता है, जैसे गर्दा उड़ेगा इस वाले पार्ट में से, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका तंतु है, क्या है ये फिलामेंट की तरह जो है, ये तंतु बोले तो फिलामेंट। ये आपके पास क्या है, ये गोई है, ये गोई है, ये है, यहाँ पर ये है और ये है, ये है, ये क्या है तंतु है। तो उम्मीद करते हैं आपको कि तंतु समझ में आ गया होगा, ये तंतु है आपका, ओके। और तंतु, और उसके बाद है परागकोश। क्या है, परागकोश। कहेंगे परागकोश कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझेंगे परागकोश क्या होता है। यहाँ पर जो ये इस टाइप में जो है, जैसे ये क्या है आपका, यहाँ पर जो ये पार्ट है ये आपका तंतु है, ध्यान से समझेंगे। ये जो है ये आपको बात ये बात पता चल गया कि ये क्या है, तंतु है। अब तंतु के जस्ट ऊपर मतलब एक थैली नुमा जो है संरचना होता है, थैली की तरह, ठीक है, जिसको हम परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश में परागकण पाया जाता है। ये जो परागकोश होता है, थैली नुमा रचना इस टाइप से जो होगा, इसी में जो है परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है, जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। तो यहाँ इसके पास यहाँ परागकोश में क्या रहता है, परागकण रहता है। क्या रहता है, परागकण रहता है, ठीक है। इस सारे बातें को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बस यहाँ पर ध्यान रखिए, पुंकेसर के अंतर्गत तंतु और परागकोश आता है। परागकोश और तंतु को मिला करके पुंकेसर बोलते हैं, नर जनन तंत्र बोलते हैं, नर जनन अंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा हो गया। अगर हम चौथा पार्ट की बात करते हैं तो चौथा पार्ट आपके पास आता है स्त्री केसर। क्या आता है यहाँ पर, स्त्री केसर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि स्त्री केसर किसको किसको मिला करके बोलते हैं, तो ध्यान रहे, स्त्री केसर के अंतर्गत आता है अंडाशय, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंडे की तरह है ना, यहाँ पर ऐसे, इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। पुष्प का ये भाग है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। उसके बाद जो ये जो है इस टाइप से बीचों बीच में है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, जो इस टाइप में ऐसे जो है मुड़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। जो बीचों बीच से ऐसे निकलता है ना, बीचों बीच जो बीच वाला डाली ऐसे निकल जाए, बीच वाला पार्ट ऐसे निकल जाए, उसको हम बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ये ऊपर में जो होता है इस टाइप से बीच में निकल के, बीच वाला भाग जो है निकल करके बिचला पार्ट, और यहाँ पर जो ऐसे रहेगा, तो इस पार्ट को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको एस्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये जो बीचों बीच वाला जो पार्ट है ये आपका वर्तिका हो गया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वर्तिकाग्र है, ठीक है। और इसे वर्तिकाग्र के होने से जो है फूलों में सेक्स की प्रक्रिया होता है, ठीक है, सेक्स की प्रक्रिया। यहाँ पर हम आगे जरूर समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चार पार्ट कौन कौन है समझ गए होंगे। कहेंगे बाह्य दल और पंखुड़ी है, और दूसरा स्त्री पुंकेसर है, ठीक है, और चौथा जो है स्त्री केसर है। और स्त्री केसर के अंतर्गत अंडाशय आता है, वर्तिका आता है और वर्तिकाग्र आता है, ठीक है। अब चलिए, उसके बाद जिस पर फूल बैठा होता है ना, उसको हम पुष्पासन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फूल क्या है, ये इस पर बैठा होता है, इसका नाम है पुष्पासन, मतलब बैठने वाला। और उसके बाद मान लीजिए कोई लड़का जो है क्या चीज़ को पकड़ कर कहता है, मतलब फूल के कौन सा भाग कर को पकड़ता है और किसी को प्रपोज करता है, आई लव यू, ऐसे पकड़ करके, मतलब किसको जो है पकड़ करके वो प्रपोज करता है। तो यहाँ पर कहेंगे ये वाला पार्ट जो है वृंत है। क्या है, वृंत को पकड़ता है, कहता है लो आई लव यू, ठीक है। तो इस कदर से जो है होता है, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इसका पार्ट जो है पूरा के जो है समझ गए होइएगा। अब चलिए एक एक जो लिखे हैं हम बताए हैं, जो यहाँ पर बताए हैं वो लिखा हुआ है, समझा देते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन की बात करते हैं, और आपको पता होना चाहिए आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म के जनन अंग पुष्प में होता है। एंजियो मतलब कि कहा ना कि आवृत्त बीजी, कहने का मतलब एंजियोस्पर्म, यानी जो जिसमें फूल खिलेगा ना वो एंजियोस्पर्म है। जिसमें फूल खिलेगा वो क्या है, एंजियोस्पर्म वाला पौधा होगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के जो पौधे में जो है पुष्प में ही क्या होता है, जनन अंग अवस्थित होता है। यही बात को यहाँ पर कहा कि आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म के जनन अंग पुष्प में होते हैं। ध्यान रखेंगे ये आपके सामने। उसके बाद
फूल के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बाह्य दल, जो हरा वाला पार्ट था ऐसे जो निकलता है हरा वाला पार्ट, जिसको हम सेपल कहते हैं। बता दिए पहले, यह फूल में सबसे नीचे स्थित होता है। बात सही है, फूल में क्या है, यहाँ पर सबसे नीचे स्थित होता है, पहले बता दिया। जिसके द्वारा फूलों को सहारा मिलता है। इसी बाह्य दल के द्वारा फूलों का क्या मिलता है, सहारा मिलता है, ध्यान रखेंगे। एवं इसकी रंग हरा होता है। बात सही है। इसका रंग कैसा था बच्चों, हम पहले ही बता दिए, बाह्य दल का रंग कैसा है, हरा है, जिसमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। वही जो हरा वाला पार्ट जो यहाँ पर ऐसे निकला हुआ था, वो हरा वाला पार्ट में क्या है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से वो हरा भरा होता है। और दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट आपको पढ़ लिए, ये हो गया बाह्य दल। बाह्य दल के बाद यहाँ पर चलेंगे क्या, दल यानी पंखुड़ी के बारे में। दूसरा है दल यानी पंखुड़ी, यानी पेटल कहते हैं इंग्लिश में। अब कहता है यह फूल का दूसरा भाग है। पहला भाग नीचे और ऊपर हो गया तो बीच वाला भाग जो दूसरा भाग है, जो अलग अलग आकर्षक रंगों के साथ पाया जाता है। मतलब अलग अलग, पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, अलग अलग आकर्षक रंगों के साथ पाया जाता है। इसी आकर्षक रंग तथा खुशबू के कारण, ठीक है, खुशबू सुगंध के कारण बहुत सारे कीट आकर्षित होते हैं, जिससे परागण की क्रिया होती है। परागण कहने का मतलब है पोलिनेशन, मतलब फूल में जो है सेक्स ना बोल करके, संभोग नहीं बोल करके, यहाँ पर जनन नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, परागण, ठीक है, परागण बोलते हैं। तो ये परागण कहने का मतलब है पौधा में जो, फूल में जो सेक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। चलते हैं आगे, देखेंगे कि परागण किस प्रकार से होती है। तो ध्यान रखें कि यह फूल का दूसरा भाग है पंखुड़ी, और अलग अलग आकर्षक रंगों के साथ पाया जाता है, ठीक है। तथा इसी खुशबू के कारण बहुत सारे कीट जो है, कीट हो मक्खी हो, जो आकर्षित होता है। और इसी कीट जो है, इसी कीट और मक्खी के कारण पौधे में परागण की क्रिया होता है। परागण यानी सेक्स की क्रिया होता है, ठीक है, कीट आकर्षित होने के कारण। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद है थर्ड, आपके पास है पुंकेसर। चलिए पुंकेसर, तो आपको हम पहले बता दिए तंतु और पराग कोष मिला करके क्या हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज में देखिए, पुंकेसर तंतु और पराग कोष को मिला करके यहाँ पर पुंकेसर हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पुंकेसर की बात कर ले तो कहता है यह फूल का नर जनन अंग है। बात सही है, फूल का नर जनन अंग है, जिसके अंतर्गत पराग कोष यानी एंथर एवं तंतु यानी फिलामेंट को शामिल किया जाता है। और पुंकेसर द्वारा ही नर जनन कोशिका का निर्माण होता है। यानी पुंकेसर के द्वारा ही क्या होता है, नर जनन कोशिका यानी मेल सेक्स सेल का निर्माण यहाँ पर होता है, जिसे पराग कण कहते हैं, ठीक है। यानी जो नर जनन कोशिका है फूल में, पुष्प में, उसे क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि पराग कण क्या होता है आप समझ गए होइएगा। तो पराग कण हम बता दिए पहले कि ये पराग कोष में जो उपस्थित होता है पराग कण, ठीक है। और भी जो है हम आगे समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पराग कण जो है समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझेंगे पराग कण तो हम आगे बताएंगे पराग कण के बारे में, टेंशन नहीं लीजिए। और कहते हैं ना पुंकेसर द्वारा ही नर जनन कोशिका यानी फूल में जो है मेल सेक्स सेल का निर्माण होता है। और मेल सेक्स सेल कथी होता है, पराग कण होता है पौधा में या फूल में, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर कहने का मतलब है इंग्लिश में पिस्टिल इसी को बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए स्त्री केसर के अंतर्गत क्या क्या आया था, अंडा से, ठीक है। तो कहता है यह फूल का स्त्री जनन अंग है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र कहाँ से कहाँ, देखिए कि जिसके अंतर्गत इस स्त्री केसर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि क्या क्या आता है। तो कहेंगे वर्तिकाग्र आता है, ये है आपके पास वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र ऊपर में वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र किस पर खड़ा होता है, तो कहेंगे वर्तिका पर खड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका, ठीक है। और ये जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या है, तो ये अंडाशय है। तो ये तीन चीज़ें जो है स्त्री केसर के अंतर्गत शामिल होता है। इस बात को आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह फूल का स्त्री जनन अंग है, जिसके अंतर्गत वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, और दूसरा वर्तिका यानी एस्टाइल, ठीक है, एवं अंडा से आता है, ठीक है। और इतना रहा। तो ये फूल की जो संरचना था, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फूल के बारे में सचित्र वर्णन करे, ठीक है, फूल का सचित्र वर्णन करे और लिखे सारा के सारा चीज़, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पर हम जानते हैं अगला जो है यहाँ पर जान लीजिए परागण क्या होता है, मतलब पोलिनेशन। तो कहा इस प्रक्रिया द्वारा परागकण को, परागकण यानी परागकण क्या है, सेक्स सेल है, फूल में सेक्स सेल क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है। तो कहता है इस प्रक्रिया द्वारा परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। मतलब ध्यान से समझे, कहता है इस प्रक्रिया द्वारा परागकण को, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर पौधा है, फूल है ना, तो कहता है इस प्रक्रिया द्वारा परागकण को, तब परागकण ये जो है ना आपका, ये हो गया आपका परागकोश, ये क्या हो गया, ये हो गया परागकोश, जो ये पीला पीला जो यहाँ पर पार्ट दिखाई दे रहा है परागकोश। इसी परागकोश में छोटे छोटे जो है क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण। तो कहता है यहाँ पर परागकण के बारे में बच्चों ध्यान से समझेंगे कि परागकण कहता है कि परागकोश से, क्या कहता है यहाँ पर, परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र, ये क्या है आपका, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी परागकोश से परागकण को, परागकोश से, इसमें परागकोश में परागकण रहता है, तो इससे यहाँ से परागकण को वर्तिकाग्र, ये आपका है क्या, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये जो है कीड़े मकोड़े द्वारा भी हो सकता है, यानी मधुमक्खी द्वारा भी परागण की प्रक्रिया हो सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, मधुमक्खी द्वारा भी हो सकता है, कीट द्वारा भी हो सकता है। मतलब बैठेगा परागकोश पर, ठीक है, और परागकोश पर बैठेगा और अपनी पैर में जो है लगा लेगा और उड़ा कर ले जाएगा, और उस वर्तिकाग्र पर, बीच वाला पार्ट पर, ये जो आपको देख रहे हैं ये वाले फूल जो है मक्खी उड़ा कर ले जाएगा, यहाँ पर रख देगा, ठीक है। तो इससे भी जो है सेक्स की प्रक्रिया हो जाता है, सेक्स हो जाता है पौधा में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे के सारे जिक्र करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो कहता है इस प्रक्रिया द्वारा परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचाया जाता है। फूलों में यह प्रक्रिया अधिकतर कीटों द्वारा होता है, ज़्यादातर क्या होता है, कीटों द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए परागण यानी पोलिनेशन, पौधा में जो सेक्स है वो दो तरीके से हो सकता है। परागण को परागण दो प्रकार का होता है। परागण यानी पौधे में जो सेक्स है वह दो तरीके से होते हैं। पहला स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा परपरागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। तो दोनों के बारे में अच्छे से जिक्र करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझेंगे यहाँ पर जो है ये क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझे। देखिए कहता है स्वपरागण यानी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे परागकणों का स्थानांतरण जब एक ही पुष्प, परागकणों का स्थानांतरण, परागकण कहाँ होता है, परागकोश में। तो ये आपके पास है परागकोश। तो कहा यहाँ पर कि परागकणों का स्थानांतरण, तो परागकणों का स्थानांतरण कहाँ से होगा, परागकोश से। ये परागकोश है, इससे स्थानांतरण, ऐसे ये क्या है, ये परागकण है, समझ रहे हैं, पोलन ग्रेन, ठीक। तो कहता है परागकणों का स्थानांतरण मतलब जाएगा, ठीक है, स्थानांतरण जब एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। एक ही पुष्प के पौधा फूल के गो है, एक ही फूल के, एक ही पुष्प के कहाँ होता है, वर्तिकाग्र पर। ये क्या है, वर्तिकाग्र। तो कहता है कि जब परागकण का स्थानांतरण, ये क्या है आपके पास, परागकण है, यहाँ पर बहुत सारे परागकण हो सकता है, ये आपके पास परागकण है, ये परागकण है। तो कहता है परागकण का स्थानांतरण जब एक ही पुष्प के, एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर होता है तब उसे हम कहते हैं स्वपरागण। तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। यही है स्वपरागण। आप आराम से जो है थोड़ा सा डायग्राम बनाकर यहाँ पर दर्शा सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, इस बात को, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चलिए परपरागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है इस बात को देखेंगे। जब एक पुष्प के परागकण, परागकण मतलब पोलन ग्रेन, ये क्या है, परागकण है, जो कहाँ से आएगा परागकण, तो कहेंगे इस परागकोश से आएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो कहा यहाँ पर बच्चों कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। मतलब एगो पुष्प यहाँ है, एगो पुष्प यहाँ है, इसमें के परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन यानी परपरागण। परपरागण
कहा ना, जब एक पुष्प के परागकण, यहाँ पर है परागकण, मान लीजिए कि ये हो गया परागकोश, यहाँ पर ये सब के सब क्या है, परागकोश है। इसी परागकोश में क्या रहता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहने का मतलब है परागकण। अब इसमें से परागकण जो है, मान लीजिए कि तितली जो है, तितली हो सकता है, मक्खी हो सकता है, अपने पैर में जो है फंसा लेता है, अपने पैर में फंसा लेगा और जो है उड़ते हुए जाएगा और दूसरे जो है उड़ते हुए जाएगा और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर बीच में छोड़ देगा। तो इसमें से जो इसमें के जो परागकण था, यहाँ का जो परागकण कहाँ चला गया, इस तितली के जरिए, इस मक्खी के जरिए कहाँ चला गया, देखिए पैर में फंसाया हुआ है। पैर में कौन फंसाया हुआ है, परागकण को यहाँ पर पोलन ग्रेन को फंसा कर रखा हुआ है यहाँ पर तितली, ठीक है। और जाएगा, या मक्खी है यहाँ पर, ये तो मक्खी है, मक्खी क्या है यहाँ पर पैर में फंसाया है और इस जगह पर जाएगा, इस वर्तिकाग्र पर गिरा देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर परागण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पर परागण किसके द्वारा होता है, या तो तितली द्वारा या तो मक्खी द्वारा। तो उम्मीद करते हैं फूल के सारा पार्ट जो है आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। और आप लोग जो है फूल के सारा जो है पार्ट आप समझ गए होइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा एक और यहाँ पर देख ही ले आप, जो है आगे ई वाला पार्ट को आप जरूर देख ले, ठीक है। अब एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एकलिंगी पुष्प क्या होता है। एकलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प कहता है जब फूल में एक लिंग या एक जनन अंग उपस्थित होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि जब फूल में एक लिंग या एक जनन अंग उपस्थित होता है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, ओके। जैसे पपीता हो गया या तरबूज हो गया। देखिए पपीता और तरबूज, इसमें बीज पाया जाता है ना, इसका मतलब है इसमें बीज पाया जाता है। इसका इट्स वेरी सिंपल, इसमें बीज होता है, ठीक है। इस तरबूज में भी क्या होता है, बीज, और पपीता में भी क्या होता है, बीज। इसका मतलब है कि एक लिंगी है, इसमें एक ही लिंग या एक ही जनन अंग उपस्थित होता है। तो इस ज़्यादातर केस में यही एग्जाम में आता है, इसको जरूर याद रखें। पपीता और तरबूज एकलिंगी जो है, ये एकलिंगी फूल है, एकलिंगी पुष्प है, ओके। चलिए आगे समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभयलिंगी को ही क्या कहते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहता है जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों लिंग उपस्थित होता है तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे इसमें बीज नहीं होगा, जैसे यहाँ पर गुड़हुल, या इसी को हम ओरहुल कहते हैं, सरसों, इसमें थोड़ी ना बीज पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गुड़हुल या ओरहुल या सरसों, ये क्या है, उभयलिंगी है, इसी को हम द्विलिंगी कहते हैं। और ज़्यादातर चांस है दोस्तों कि यहाँ पर गुड़हुल, या मतलब एग्जाम्पल में अगर देगा कि बताइए द्विलिंगी या उभयलिंगी का जो एग्जाम्पल कौन है, तो यही दो देता है आपको, ज़्यादातर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आज तक ले इतना ही, और हमने उभयलिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, एकलिंगी और उभयलिंगी यानी द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, सारा के सारा बारे में जिक्र कर दिया हूँ, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। जय हिंद, जय भारत।